हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप गजब होंगे और गजब तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज, जिसमें हम जीएस के चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस प्रश्नों का कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल। हम सबको पता है कि 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है और उन्हीं महाजनपदों से विभिन्न सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और एक एक करके हम सारे प्रश्नों को करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और गजब तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। देखिए, भारत में प्राचीनतम प्राप्त जो सिक्के थे वो आहत सिक्के थे, जिन्हें पंचमार्क भी कहा जाता था। पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता था। ये सिक्के बेटा जो थे वो चांदी के बने हुए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी कि चांदी के थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ये एक राज्य महाजनपद दे रखा है और एक उसकी राजधानी दे रखी है। जैसे अंग की राजधानी चंपा थी, बिल्कुल सही है। कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, ये बात बिल्कुल सही है। कौशल जो राज्य था बेटा, याद रखना, कौशल राज्य जो था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। क्या राजधानी थी? श्रावस्ती राजधानी थी। और याद रखना, जो अहिछत्र राज्य था वो पांचाल की सॉरी जो पांचाल राज्य था, पांचाल जो राज्य था उसकी राजधानी थी अहिछत्र। उसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। तो हमसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी वाला ही सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। गॉट इट? ठीक है। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। प्रधोट, चंद प्रधोट जो राजा था वो अवंती का था। उदयन वत्स का था। प्रसेनजित कौशल का था। अजातशत्रु मगध का था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा हो गया ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला, ठीक है ना। तो A3, B2, C4 और D1, हमारा आंसर हो गया सी। समझ गए आप मेरी बात को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अवलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। याद रखिए, नंद राजा था एक महापद्मनंद। महापद्मनंद। इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो मिली है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। इस अभिलेख में बताया गया कि नंद राजा महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण किया था। तो हमसे क्या पूछा गया? अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहां खोदी गई? कलिंग में खोदी गई। आंसर सी सही हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम। हम सबको पता है अवंतिका उज्जैन का प्राचीनतम नाम था, कई बार हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित मानचित्र, अच्छा इसमें मानचित्र नहीं है तो इसे हटाइए। पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम क्या? देखिए, अगर हम देखें पाटलिपुत्र, तो इस नगर की जो स्थापना की थी वो उदयन ने की थी। इसकी कहानी है, उदयन ने गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर एक महल बनवाया अपने लिए, रहने के लिए। और इस महल के निर्माण के साथ साथ इस क्षेत्र का नाम रखा पाटलिपुत्र। तो इस हिसाब से पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की, ठीक है। इसे याद रखेंगे। अगला देखिए,
अगला है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ये कुछ क्वेश्चन जब आया ना तो लोगों का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि लोगों ने तो उदयन ही याद रखा था, तो उन्हें लगा कि ये गलत है। भाई ये गलत नहीं है, इसमें ऑप्शन उदयन नहीं आ रहा, तो हमें उदयन के बाद वाला देखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। अगला देखें, अगला है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया। आंसर हमें उदयन मिल गया, कोई टेंशन नहीं है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो हमें फिर आंसर उदयन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित, देखिए एक बहुत बड़े विद्वान हुए महाकवि भास। कौन हुए, भास। इन्होंने एक पुस्तक लिखी स्वप्न वासव दत्ता। इसमें इन्होंने उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। और ये प्रेम कहानी जो है कहां किस क्षेत्र से संबंधित है, ये उज्जैन से संबंधित है, उज्जैन से संबंधित है। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए आंसर हो गया। महाकवि भास, इनकी पुस्तक का नाम है स्वप्न वासव दत्ता, और इसमें राजा उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये उज्जैन या अवंती क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। देखिए मगध का सबसे पहला वंश था हर्यक वंश, हर्यक वंश, जिसकी स्थापना की बिंबसार ने। किसने, हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबसार ने की। इस बात को आप याद रखना। और बिंबसार का जो टाइम पीरियड था वो 544 बीसी से 992 बीसी, 544 बीसी से 900 नहीं 544 बीसी से 492 ईस्वी, 492 बीसी था। तो अब देखो 544 है तो ये बीसी है, और जब इसे शताब्दी में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट डिजिट से एक अंक ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि 6वीं शताब्दी हो जाएगा ये। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। जैसे अभी चल रहा है 2023, अगर इसे शताब्दी में कन्वर्ट करेंगे तो 20 से एक बढ़ जाएगा, क्या 21वीं सदी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप याद रखना, एक बढ़ जाता है, पहली जो डिजिट होती है उससे एक बढ़ जाता है। आंसर देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। हमको पता है मगध था। मगध सबसे ज्यादा 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हुआ, मगध हुआ। ठीक है बेटा। अगला देखिए, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। देखिए प्रारंभिक गणतंत्र में शाक्य थे, लिच्छवी थे, योद्धे नहीं थे। और हमसे पूछा कौन सा नहीं था, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, योद्धे नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिए वैशाली को स्थापित किया था लिच्छवियों ने। किसने स्थापित किया था, लिच्छवियों ने। लिच्छवी नरेश था एक चेटक, है ना, कौन था, चेटक। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे। ठीक है ना। और चेटक की बहन कौन थी, महावीर स्वामी की मां जो थी वो चेटक की बहन थी। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी, वैशाली में थी। बिल्कुल सही है, पहली जो व्यवस्था थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो कहां थी, वैशाली में थी। गणतंत्र क्या होता है, जहां का शासक जनता के द्वारा चुना जाए, वंशानुगत ना हो। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। अब देखिए पार्श्वनाथ जंत्रिका नहीं, पार्श्वनाथ का संबंध जैन धर्म से था। बिंदुसार ये मौर्य वंश का था, अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। स्कंदगुप्त ये गुप्त वंश से था। चेटक लिच्छवी अभी हमने बताया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुमेलित कौन सा है, चेटक लिच्छवी। ठीक है, अगला देखिए,
छठी शताब्दी ईसवी पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ सूचना मिलती है? देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है और एक मिलती है जैन ग्रंथ में। हालांकि याद रखिए अष्टाध्यायी में भी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ जो है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म है भगवती सूत्र। और अष्टाध्यायी जो है वो किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। लेकिन अष्टाध्यायी के 16 महाजनपदों के नाम कुछ अलग मिलते हैं, इनके नाम अलग मिलते हैं, 2-4 नाम ही मिलते हैं, वो हम आगे आपको बता देंगे। तो यहां पर हमसे बौद्ध ग्रंथ पूछा है। क्या पूछा है? बौद्ध ग्रंथ। तो अंगुत्तर निकाय हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए करा रहा हूं कि समय की बचत हो जाए। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अभी हमने पढ़ा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अगला देखिए, अगला है महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों का नाम पाणिनि के देखिए, अभी हमने आपको बताया पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी 16 महाजनपदों के नाम है, लेकिन वो 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों से थोड़े से भिन्न मिलते हैं। लेकिन फिर भी 4-5 महाजनपद ऐसे हैं जो अंगुत्तर निकाय में भी सेम है और पाणिनि के अष्टाध्याय में भी सेम है, वही पूछ रहा है। तो सबसे पहले पाणिनि के बारे में जान लीजिए। पाणिनि जो थे वो संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी, जिसमें कितने भाग थे? जिसके 8 चैप्टर थे और लगभग 4000 इसमें क्या थे? सूक्त थे। ठीक है ना, इसमें भी 16 महाजनपदों के नाम मिले हैं, लेकिन वो 16 महाजनपदों के नाम अलग अलग हैं। मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, सूरसेन। मगध, अस्मक, गांधार, सूरसेन। ठीक है ना, हाँ, मगध, अस्मक, गांधार, सूरसेन, एक और था कंबोज। ये जो 5 हैं इनके नाम सेम मिलते हैं अष्टाध्यायी में भी और किसमें भी? अंगुत्तर निकाय में भी। तो अब देखो, मगध यहां पे भी है, वहां पे भी है, अस्मक यहां पर भी है, वहां पर भी है, कंबोज यहां पर भी है, वहां पर भी, चेदी, बक्स नहीं, ये नहीं मिले। तो यही 3 ऐसे हैं जो पाणिनि में भी मिलते हैं और अष्टाध्यायी में भी मिलते हैं। तो हमारा आंसर होगा 1, 2, ए बी सी। ए बी सी पहले ऑप्शन में ही आ रहा है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो देखो, अर्थशास्त्र में तो नहीं मिलती, अंगुत्तर निकाय में मिलती है, दीर्घ निकाय में भी नहीं मिलती, भगवती सूत्र में मिलती है। हमें पता है ये बौद्ध ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है। ठीक है ना, तो दूसरा और चौथा सही है, यानी हमारा आंसर पहला सही हो गया। ठीक है, चलिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? देखिए बेटा, एक उत्तरी पांचाल था और एक था दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपिल्ले। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? कामपिल्ले। हमसे पूछा काय की है? उत्तरी पांचाल की। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र। आंसर हमारा सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16 महाजनपदों के युग्म में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा राजधानी थी सूरसेन की, याद रखिएगा।
चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की राजधानी थी चंपा। अगर अंग की हम बात करें तो अंग वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र है। भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अंग। यहाँ का राजा जो था वो अंगराज कर्ण था और यहाँ की राजधानी जो थी वो चंपा थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती की राजधानी क्या थी? चेदी। चेदी, ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। एक महाजनपद था जो गोदावरी और नर्मदा के बीच में था, जिसका नाम था अस्सक। ठीक है, अस्सक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद स्थित है, देखो ये वर्तमान का जयपुर वाला क्षेत्र है। यानी राज्य की बात करें तो राजस्थान। हमारा आंसर क्या हो गया? बी सही हो गया, राजस्थान। ठीक है। मगध की राजधानी कौन सी थी? देखो मगध जो है उसकी 3-4 राजधानियां रही। सबसे पहली राजधानी अगर देखें तो पुराणों में मगध की जो राजधानी बताई गई है वो गिरिब्रज बताई गई है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथों में, किसकी बात करें? बौद्ध ग्रंथों में तो इसकी जो राजधानी बताई गई है वो बताई गई है राजगृह। ठीक है। और अगर हम बात करें उदयन के शासनकाल की बात करें तो यही राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। राजगृह को राजगीर भी कहते हैं। ठीक है। तो गिरिब्रज, राजगृह या राजगीर और पाटलिपुत्र, ये 3-4 राजधानी रही किसकी? मगध की। तो हमसे पूछा है कौन सी राजधानी है, तो हमें यही ऑप्शन सी मिल रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? देखो मैंने अभी आपको बताया प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, तो आंसर सी सही हो जाएगा। प्रारंभिक मतलब पुराणों में। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो देखो गिरिब्रज तो रही, राजगृह भी रही, पाटलिपुत्र भी रही, कौशाम्बी नहीं रही। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा नहीं रहा। ठीक है बेटा। हाँ, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? देखो श्रावस्ती का जो खोज किया, उस श्रावस्ती की खोज की अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम। और उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के आसपास का क्षेत्र बताया गया और उसकी आकृति बताई गई है अर्धचंद्राकार। कैसी? अर्धचंद्राकार। ठीक है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? देखो मगध में एक वंश हुआ हर्यक वंश। इस वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबसार। बिंबसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। अजातशत्रु ने मारा अपने पिता को। सिंहासन को प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा।
और उदयन ने अपने पिता को मारा सिंहासन प्राप्त करने के लिए। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, वह कौन शासक था जिसने अपने पिता की हत्या की और स्वयं अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो कौन था? अजातशत्रु था। अपने पिता की हत्या की लेकिन अपने पुत्र द्वारा मारा गया। आंसर हो गया अजातशत्रु। अब देखो इसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, लेकिन इसके लड़के ने इसे मार दिया। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हमने अभी पढ़ा हर्यक वंश था इनके वंश का नाम। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, हमें पता है अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में बज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात कर लिया? अजातशत्रु ने ही बज्जी साम्राज्य को हरा दिया था और मगध में मिला लिया था। ठीक है ना, अजातशत्रु ने ही बज्जी साम्राज्य को हरा दिया था और मगध में मिला लिया था। तो आंसर हो गया अजातशत्रु। ठीक है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? देखो मालवा क्षेत्र मतलब अवंती। तो मैं आपको बताऊं हर्यक वंश के बाद एक वंश आया जिसका नाम था शिशुनाग वंश, और इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था शिशुनाग। और शिशुनाग ने क्या किया? अवंती नरेश चंड प्रबोध को हरा दिया। अवंती नरेश को हरा दिया। ठीक है ना, और क्या किया? अवंती का क्षेत्र जो था वो अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो आंसर होगा शिशुनाग। ठीक है, क्या आंसर होगा? शिशुनाग। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? हमें पता है नंद वंश की स्थापना की पद्म नंद ने। ठीक है ना, और इसका अंतिम शासक हुआ घनानंद। घनानंद ने बेइज्जती कर दी थी किसकी? चाणक्य की। और चाणक्य का चेला था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था? घनानंद को परास्त किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। तो अभी प्रश्न पूछा है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? महापद्म नंद हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला देखिए, मगध का कौन सा सम्राट अपरुषो परशुराम? बिल्कुल सही, महापद्म नंद को ही महापद्म नंद को ही अपरुषो परशुराम कहा जाता था। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? हम अभी पढ़ चुके हैं, नंद वंश का शासक था घनानंद। घनानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और कौन से वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण, तो याद रखिए अगर कहीं भी नंद राजा का नाम आ जाए तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, आप याद रखना, बस बात खत्म। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। चलिए मिलान करते हैं। ये मिलान है कि राजवंशों को काल क्रमानुसार, मतलब जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले, जो उसके बाद आया वो उसके बाद। तो देखो सबसे पहला जो वंश था नंबर 1 पर जो आया वो आपका था हर्यक वंश, जो कि 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक आया। 544 से 412 बीसी तक रहा ये, 544 से 412। दूसरा वंश इसमें हुआ नंद वंश। दूसरा वंश कौन सा हुआ? नंद वंश, जो 344 ईस्वी से 323 ईस्वी तक आया। 344 से 323 ईस्वी पूर्व तक हुआ, समझ लो। तीसरा वंश हुआ आपका मौर्य वंश। तीसरा वंश कौन सा हुआ? मौर्य वंश, जो कि 323 बीसी से 184 बीसी तक रहा। 323 से 184 बीसी तक रहा।
चौथा रहा शुंग वंश, जिसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। ये 184 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा। 184 बीसी से 75 बीसी तक रहा ये, ठीक है ना। तो अब देखिए, पहला मतलब पहले नंबर पे नंबर 4, फिर नंबर 1, फिर नंबर 3, फिर नंबर 2। 4 1 3 2, 4 1 3 2, आंसर हमारा जो हो गया वो बी सही हो गया। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, बिल्कुल सही। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था, बिल्कुल सही। यानी ए और बी दोनों ही सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित? देखो, जीवक जो था वो बिंबसार के दरबार से संबंधित था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी बताता हूं। बिंबसार ने एक बार मार लगाई किसकी? चंड प्रघोत की, जो कि उदयन अवंती का नरेश था, चंड प्रघोत, ठीक है ना। और चंड प्रघोत इसके बाद हो गया बहुत बीमार, उसे पीलिया हो गया था। तो बिंबसार को बड़ा दया आ गई और बिंबसार ने क्या किया, अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती भेज दिया। क्यों? उसके उपचार करने के लिए। तो हो सकता है कभी आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाए, वह कौन शासक था जिसने चंड प्रघोत के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उसके दरबार में भेजा? तो आंसर होगा बिंबसार। यहां पर पूछा है कि जीवक किसके दरबार से था, तो भी आंसर हमारा हो जाएगा बिंबसार। कालपी किस नदी के तट पर है? तो सबको पता है कालपी यमुना नदी के तट पर है। तो ये इस चैप्टर के 46 क्वेश्चन थे। 46 के 46 क्वेश्चन रट जाइए, 46 के 46 क्वेश्चन पढ़ जाइए, 46 के 46 क्वेश्चन आत्मसात कर जाइए। आपको अगर आज के बाद 16 महाजनपद से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% मिलेगा, इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। अगली सीरीज के साथ हम लोग बहुत जल्दी जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।